ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब दोस्तों? अभी 3 दिन पहले सुपरमैन फिल्म के फाइनल थिएट्रिकल ट्रेलर को डीसी के द्वारा रिलीज किया गया। 3 मिनट और 2 सेकंड का ये ट्रेलर है। 4 महीने पहले इसका एक टीजर भी रिलीज किया गया था। उस समय हमने उस पर चर्चा भी की थी। टीजर मुझे पर्सनली पसंद आया था। हालांकि सोशल मीडिया पर उसकी बहुत आलोचना हुई है पिछले 4 महीनों में। विशेषतः जैक स्नाइडर ने जिस प्रकार से सुपरमैन को इमेजिन किया था, हेनरी कैविल की जो कास्टिंग थी, जिस प्रकार का कॉस्ट्यूम था, फिल्म का जो टोन था, जैक स्नाइडर की फिल्मों में ऑब्वियसली एक डार्क टोन हमें देखने को मिलता है, तो वो सब बातें लोगों को ज़्यादा पसंद आई थी। और कॉस्ट्यूम को लेकर के भी आपने कंपैरिजन वगैरह देखा होगा। ये भी बातें कही गई कि भाई हेनरी कैविल की जो कास्टिंग थी या कॉस्ट्यूम जिस प्रकार का था, उस कारण से वो सुपरमैन ज़्यादा मास्कुलिन लगता है। इस वाले सुपरमैन में उतना कुछ पुरुषत्व भी नहीं लग रहा, कॉस्ट्यूम भी ठीक नहीं लग रहा, सब कुछ बहुत चटकीला चटकीला ऐसा रंग बिरंगी ही दिख रहा है। जेम्स गन ने जिस प्रकार से रीइमेजिन किया है सुपरमैन को, तो इस प्रकार की आलोचना पिछले 4 महीनों में बहुत सारी हुई है। बहुत सारा कंपैरिजन भी आपको देखने को मिला होगा। हालांकि मैं पर्सनली बताऊं तो देखिए, कलर ग्रेडिंग कैसी है, टोन कैसा है, ठीक है, वो बातें थोड़ी बहुत मायने रखती है। हेनरी कैविल की कास्टिंग ऑब्वियसली बहुत बढ़िया थी। कॉस्ट्यूम भी वो ज़्यादा बढ़िया लगता है, ज़्यादा क्रिस्प लग रहा था। आप अभी भी देख लीजिए फिल्म का टोन वगैरह। 2013 12 वर्ष पहले की फिल्म है, परंतु फिर भी वो ज़्यादा अभी के समय की लगती है। अभी ये जो टीज़र ट्रेलर से जो इस प्रकार के विजुअल्स दिख रहे हैं, कॉस्ट्यूम वगैरह जो बातें दिख रही है, ये बातें सही है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स आप कह लीजिए, या फिर चटकीला चटकीला सा लग रहा है। क्या शब्द उपयोग करूं पता नहीं, पर सब कुछ रंग बिरंगी सा ऐसा लग रहा है। पर ठीक है, वो बातें थोड़ी बहुत ही हमारे एक्सपीरियंस पर फ़र्क डालती है। ओवरऑल अगर हम देखें फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है, फिल्म की कहानी क्या है, थीम क्या है, स्टोरी क्या है, वो बातें ऑब्वियसली ज़्यादा मैटर करती है। अब जैक स्नाइडर की जो सुपरमैन मैन ऑफ स्टील, जिसका नाम था, 2013 में आई थी। मैंने उसे थिएटर में देखा था। 12 वर्ष हो गए हैं। मुझे पर्सनली याद भी नहीं है कि उस फिल्म की थीम क्या थी, क्या उसमें कहा गया था, सुपरमैन को कैसे प्रेजेंट किया था। मुझे सीरियसली कुछ भी याद नहीं है। हाँ, इतना याद है कि 12 वर्ष पहले जब मैंने देखा था तो मुझे फिल्म पसंद आई थी, ऐसा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। पर दोबारा मैंने कभी उसे देखा नहीं। अभी 11 जुलाई को नई सुपरमैन आ रही है, तो उससे पहले एक बार मैन ऑफ स्टील को भी देखकर उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ताकि कंपैरिजन करने में भी आसानी हो कि उसमें क्या बातें दिखाई गई थी, यहाँ क्या है, कहानी को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। वो थोड़ा सा कंपैरिजन करने में हमें आसानी होगी। परंतु फिर भी मैं कहूँगा, ठीक है, कलर ग्रेडिंग, फिल्म का टोन वगैरह अलग हो, वो बातें ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अंततः कैरेक्टर कैसा है, स्टोरी कैसी है, उसे प्रेजेंट कैसे किया गया है, वो बातें ज़्यादा मायने रखती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस ट्रेलर से, तो जो एक पॉलिटिकल थीम हम कह सकते हैं, जिसे सुपरमैन इंटरव्यू दे रहा है, अपने इच्छा से, स्वेच्छा से वो इंटरव्यू दे रहा है। रक्षा मंत्री के द्वारा उसकी इंक्वायरी बिठाई गई है। अमेरिकी सरकार के द्वारा उसकी जांच होने वाली है। किस लिए? क्योंकि दूसरे देश में वो अवैध रूप से उसने प्रवेश किया है। वहाँ के युद्ध के बीच में उस युद्ध को रुकवाने का उसने प्रयास किया है, लोगों की जान बचाने के लिए। और इसी कारण से उसकी आलोचना हो रही है। और आलोचना केवल अमेरिकी सरकार के द्वारा ही नहीं, तो लोगों के द्वारा भी हो रही है। जनता के द्वारा भी उस पर चीज़ें फेंकी जा रही है। और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुपरमैन निराश है, हताश है, अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ है, पीछे से उस पर लोग चीज़ें फेंक रहे हैं, आलोचना उसकी हो रही है, जनता के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी। हालांकि सुपरमैन का अपना स्टैंड है कि भाई मैंने तो लोगों का जीवन बचाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए जस्ट अपनी तरफ से ये प्रयास किया था। यहाँ पर एक बात और भी है कि सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है सुपर हीरोज़ की पावर्स को भी। अब इस प्रकार की थीम हमने इससे पहले भी देखी हुई है। जैसे कि मार्वल में हमने पहली बार इस प्रकार की थीम सिविल वॉर में देखी थी, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा सुपर हीरोज़ की पावर्स को रेगुलेट किए जाने के बारे में हमने चर्चा वगैरह सुनी थी। हालांकि हर सुपर हीरो फिल्म में कोई ना कोई पॉलिटिकल थीम, कोई ना कोई बात एक्सप्लोर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक्सप्लोर किया ही जाता है। हाँ, खुलकर सिविल वॉर में हमने पहली बार इस प्रकार से डिस्कशन देखा था। हालांकि उससे पहले की भी जो मार्वल की फिल्में रही है, उनमें भी किसी न किसी ऐसी थीम को एक्सप्लोर किया ही गया है। अब उसी प्रकार की सिमिलर कुछ बातें हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सुपरमैन, जिसमें सारी दुनिया भर की अलग अलग पावर्स है, ताकत है, तो वो एक दूसरे देश की टेरिटरी में भी जा रहा है, तो भी उस पर बंधन लगाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा जांच बिठाई जा रही है। अब ऐसी बात नहीं है कि
जो लोग उसको ताने मार रहे हैं सुपरमैन को, हम देख रहे हैं ना ट्रेलर में, लोग उस पर कुछ चीज़ें फेंक करके मार रहे हैं, वो निराश है, हताश है, नीचे सर झुकाया हुआ है। रक्षा मंत्री उसकी जांच करने वाला है सुपरमैन का। तो सुपरमैन में तो इतनी ताकत है, वो तो किसी को भी मसल दे जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको भी चुप करा दे। पर उसको कौन सी चीज़ें बांध रही है? उसके कर्म, उसके एक्शंस, उसके निर्णय, कि वो अपने मोरल से, अपनी नैतिकता से बंधा हुआ है। नहीं तो वो कहीं पर भी चला जाए, कहीं पर भी उड़कर चला जाए, कौन से भी देश की टेरिटरी में चला जाए, उसको कोई मारने का, मिसाइल मारने का भी प्रयास करे तो भी सुपरमैन को कुछ नहीं होने वाला। मतलब एक जिस प्रकार की थीम, जो कैरेक्टर जिस प्रकार से लिखा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। परंतु उसको कौन सी चीज़ बांध रही है? नैतिकता, मोरल्स की। ठीक है, अब जांच बिठाई गई है तो भी मैं उसका सामना करूंगा। यहाँ पर लोग उसको ताने मार रहे हैं, परंतु फिर भी मैं जांच का सामना करने वाला हूँ। हालांकि उसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी उसने अपने आप से ही अपने पर ये बंधन लगाए हुए हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है? युद्ध क्यों हो रहा था? किन दो देशों के बीच में हो रहा था? और अमेरिकी सरकार क्यों इतनी नाराज़ है? लोग इसके कारण क्यों इतने गुस्सा हो गए हैं, जबकि वो तो लोगों की जान बचाने के लिए गया था? तो इसमें मीडिया का भी क्या रोल है, वो भी हमें देखने को मिलेगा कि भाई मीडिया में इन बातों को देश की जनता के सामने कैसे प्रेजेंट किया गया, तो लोग क्यों गुस्सा है। तो ऑब्वियसली मीडिया के द्वारा कुछ ना कुछ इस प्रकार का एक वातावरण बनाया गया है देश में कि भाई सुपरमैन ने कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती की है, इस युद्ध के बीच में उसे नहीं जाना चाहिए था। ये भावना लोगों की बनी है ना, तो ऑब्वियसली वो मीडिया के माध्यम से ही बनी होगी। तो इसमें मीडिया का रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि देश में उसे कैसे प्रेजेंट किया गया था। मतलब क्या राष्ट्र के विरुद्ध, देश की भावना के विरुद्ध सुपरमैन ने कुछ किया है? इस प्रकार की बातें स्प्रेड की जा रही है कि भाई देश ने कुछ राष्ट्र विरोधी कृत्य किया है, देश विरोधी कृत्य किया है। तो इस प्रकार के क्या उस पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं? ये बातें कुछ अभी उन्होंने रिवील नहीं की है, वो फिल्म देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या उसको देश विरोधी कहा जा रहा है, लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, युद्ध किस कारण से हो रहा था, सरकार क्यों जांच बिठा रही है। ये सब बातें हमें फिल्म में पता चलेगी। बाकी जो अलग अलग कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, जिनमें काफ़ी सारे सुपर पावर्स वगैरह भी है, निगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर्स वगैरह, मुझे पर्सनली कुछ उतनी वो कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स के बारे में ना जानकारी है, ना ही कुछ उसमें जानने का मेरा इंटरेस्ट भी है। फिल्म जब आएगी तब फिल्म की थीम वगैरह के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी ओवरऑल देखिए, मुझे पर्सनली ये ट्रेलर भी पसंद आया है टीज़र की तरह। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जैक स्नाइडर ने जिस प्रकार से इमेजिन किया था सुपरमैन को, हेनरी कैविल की जो कास्टिंग थी, जो कॉस्ट्यूम था, ऑब्वियसली वो विजुअली ज़्यादा बेटर लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि इस बार भी कुछ मैं सुनने में आ रहा है कि इस जेम्स गन की जो सुपरमैन है, इसके एंडिंग में भी सुपरमैन का जो कॉस्ट्यूम है वो अपग्रेड होने वाला है। अब ये सोशल मीडिया पर बातें सुनने में आ रही, पता नहीं, हो सकता है कि इस फिल्म के पीआर टीम के द्वारा ही ये बातें स्प्रेड की जा रही हो, क्योंकि जो कंपैरिजन हो रहा है उसमें ऑब्वियसली जैक स्नाइडर की जो सुपरमैन है, हेनरी कैविल की जो कास्टिंग है, कॉस्ट्यूम है, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है कंपैरिजन की दृष्टि से। तो हो सकता है कि इस फिल्म के एंडिंग में भी कुछ कॉस्ट्यूम का अपग्रेड हो, कुछ पावर्स का अपग्रेड वगैरह हो, या क्या, पता नहीं, देखते हैं। फिल्म आने के बाद ये सब बातें क्लियर होंगी। पर ओवरऑल मुझे ठीक लगा ट्रेलर। जब तक आप कुछ ज़बरदस्ती का वोक एजेंडा नहीं डालते हैं, तब तक आप कलर ग्रेडिंग कैसी रख रहे हो या थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन इधर उधर हो, वो बातें कोई मायने नहीं रखती है। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूँगा, मार्वल और डीसी के कंपैरिजन अगर हम थोड़ा सा करें तो एंड गेम तक भी मार्वल में सब कुछ सही चल रहा था। एंड गेम तक जितनी फिल्में आई हुई है, एक कैप्टन अमेरिका को अगर हम छोड़ दें, उसमें ब्री लार्सन ने जो कुछ फालतू की बातें सोशल मीडिया पर मीडिया के सामने आकर के कही थी, उस कारण से कैप्टन अमेरिका की बहुत आलोचना हुई थी। तो वो एक थोड़ा सा एक्सेप्शन हम कह सकते हैं, परंतु फिर भी एंड गेम तक मार्वल में सब कुछ सही चल रहा था। प्रॉपर वे में उन्होंने एक यूनिवर्स को डेवलप किया था, कहानी को आगे 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 कंटिन्यू करते जा रहे थे। परंतु जैसे ही एंड गेम समाप्त हुई और उसके बाद में डिज्नी प्लस पर उनका कंटेंट आने लग गया, तो शायद मार्वल को लगा होगा कि भाई पैसे तो बहुत कमा लिए हमने एंड गेम तक, तो अभी डिज्नी प्लस पर हम कुछ गंद मचाएंगे भी, कुछ वोक फिल्म मेकर्स के हाथों में अपने प्रोजेक्ट्स को सौंप भी देंगे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद ऐसा मार्वल को लगा होगा कि भाई डिज्नी प्लस पर ऑनलाइन आने वाला कंटेंट है, थिएटर में कुछ हम उतना वोक एजेंडा वगैरह नहीं डालेंगे, परंतु ऑनलाइन भी जो कंटेंट रिलीज़ होता है उससे मार्वल की ब्रांड वैल्यू पर असर होता है। ये बात वो शायद भूल गए थे। तो 2000 एंड गेम के बाद में जो मार्वल ने डिज्नी प्लस पर गंद मचाई, उसके कारण से मार्वल की ओवरऑल जो ब्रांड वैल्यू है उस पर एक बहुत बड़ा डेंट लगा है, बहुत बहुत बड़ा।
थिएटर में रिलीज होने वाला जो कंटेंट रहा है एंड गेम के बाद का, उसमें एक इटर्नल्स का अगर हम उदाहरण दें तो उसमें वोक एजेंडा उन्होंने डाला था, कुछ एलजीबीटीक्यू एजेंडा वगैरह भी डाला था, उस कारण से उसकी बहुत आलोचना हुई थी। मतलब ओटीटी पर तो था ही, पर इटर्नल्स में भी उन्होंने थोड़ा सा ट्राई करके देखा था। परंतु ओवरऑल जो उनका मानना था ना कि भाई डिज्नी प्लस पर हम कुछ भी कर सकते हैं, थिएटर में चलो हम उतना कुछ वोक थीम वगैरह नहीं दिखाएंगे, पर असर हुआ है। ऑनलाइन कंटेंट भी आपके आखिर तो मार्वल का ब्रांड नेम ही जुड़ा है ना उसके साथ, तो उसका असर मार्वल पर हुआ है, उनकी ब्रांड वैल्यू पर हुआ है। डिज्नी का भी जो नुकसान 2019 के बाद हुआ है, 2019 तक मार्वल और डिज्नी दोनों ही वोक एजेंडा से दूर थे। आप देख लीजिए 19 के बाद में ही ये सारी गंदगी फैलाने का प्रयास इन दोनों के द्वारा किया और उसका नुकसान भी उन्हें हुआ है। आप देख लीजिए एंड गेम तक जितनी भी मार्वल की फिल्में आई थी, सबका कलेक्शन $500 मिलियन से ज़्यादा का था। इवन 2008 की आयरन मैन से लेकर के आप एंड गेम तक देख लीजिए, सबका कलेक्शन $500 मिलियन से ज़्यादा था। परंतु उसके बाद क्या हुआ, आज थंडरबोल्ट्स का कलेक्शन $280 मिलियन है केवल। तो फिर भी उनको उसी में वो खुश है। $180 मिलियन बजट है, उसके सामने $280 मिलियन जुड़ा कमाए हैं। नहीं तो मार्वल की फ्लॉप से खराब फिल्मों का भी कलेक्शन $500 मिलियन से ज़्यादा ही होता था। पर एंड गेम के बाद में सब कुछ बदल गया है। दूसरी तरफ डीसी की अगर हम बात करें तो इन्होंने कभी भी ऐसा प्रॉपर अपना कोई यूनिवर्स डेवलप ही नहीं किया, जैसा कि मार्वल ने कम से कम एंड गेम तक किया था। उसके बाद भी वो उसी यूनिवर्स को ज़बरदस्ती रगड़ते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, वो मार्वल की गलती है। पर एटलीस्ट एंड गेम तक उनका सब सही चल रहा था। पर डिज्नी का तो भाई कौन सा यूनिवर्स कहाँ चल रहा है, एक अलग बैटमैन फिल्म बन रही है, सुपरमैन की अलग अलग फिल्में बनी हुई है, कोई यूनिवर्स का इनका ठिकाना ही नहीं है। तो ये डीसी की ऑब्वियसली एक गलती रही है। पर ठीक है, देखते हैं आगे अगर शायद वो कुछ प्रॉपर वे में कर पाए तो देखा जाएगा। पर ओवरऑल जो सुपर हीरो जोनरा है उसी से लोगों का मन उब गया है। आप देख लेना एंड गेम के बाद में लोग परेशान हो गए हैं सुपर हीरो फिल्मों से। ज़्यादातर कुछ नया अलग देखते हैं आने वाले समय में कैसा क्या देखने को मिलता है मार्वल या डीसी की तरफ से। लोगों का उस पर रिएक्शन रिस्पॉन्स कैसे रहता है वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी तो आपको ये नया सुपरमैन का ट्रेलर कैसे लगा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।